जय हिंद दोस्तों। जैसा आज हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ साफ कह दिया है कि जो न्यू H1B वीज़ा है उसकी जो एनुअल फीस है उसको बढ़ा दिया गया है, और इसका जो रेटिफिकेशन है, आप ये मान के चलो कि ऑल्दो हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये यूएस कांग्रेस इसको होने नहीं देगी और ये कोर्ट में कहीं ना कहीं ये जाएगा यूएस के। लेकिन अभी तक फिलहाल जब तक इन्होंने बोल दिया है कि इनको $1 लाख एनुअली H1B वीजा के लिए कंपनी से फीस चाहिए होगी, कहीं ना कहीं इसका जो रेमिफिकेशन है वो मुझे लगता है बहुत इंडिया पे इसका फर्क भी दिखेगा, प्लस अक्रॉस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और ग्लोबली भी इसका फर्क दिख सकता है। चूंकि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करता है अगर H1B वीजा की बात करें हम लोग, तो इसका मतलब हम लोग पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज के हम लोग लेक्चर में दोस्तों इस पे चर्चा करेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होती हैं, जो उसका एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो क्यों हमेशा कुछ ना कुछ करके इंडिया पे गिरता है। आप कभी देखो कि कैसे मतलब इंडिया के ऊपर उसमें ट्रेड वॉर के ऊपर काफी टाइम पीछे पड़े रहे। ट्रेड वॉर के बाद टैरिफ वॉर हुआ, फिर टैरिफ वॉर के बाद एंटी ग्लोबलाइजेशन या फिर जिसको हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे फिर डी ग्लोबलाइजेशन का दौर चला। उसके बाद जो इकोनॉमी की जो डॉलराइजेशन होती है, जिसमें कि अगर हम लोग कभी इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी की बात करते हैं कि इंडियन रुपी को हमको इंटरनेशनलाइजेशन करना है, जैसे कि हमने रशिया के साथ अग्रीमेंट्स किए, यूएई के साथ किए, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग डॉलर की हेजेमनी है उसको काउंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ब्रिक्स नेशंस में भी हमने काम किया, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इंडिया को रोकने का प्रयास किया। फिर अभी हम लोग H1B वीजा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टाइम एंड अगेन एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो चलते आ रहे हैं यूएस की तरफ से। और अगर अभी की बात करें तो कैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए कितने इंपॉर्टेंट मतलब तरीके से जो ट्रेड डील, जैसे ही ट्रेड डील होने वाली थी, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल जब वो जाने वाले थे, तो कैसे उसके जस्ट पहले ही ये अनाउंसमेंट एक बॉम्ब की तरह डाल दिया, एक वीजा बॉम्ब की तरह। और ये इसको एक ऐसे तरीके से यूज करेंगे कि जैसे डायलॉग, नेगोशिएशन और एक्शन होता है कि नेगोशिएट करेंगे ऑन पेपर पे टर्म्स पे। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये लगता है कि जब नेगोशिएशंस होती हैं तो उस पर कहीं ना कहीं यूएस जो है वो इस चीज को अपने काउंटर के अगेंस्ट यूज करेगा कि पहले वो ऐसा बोल देगा कि हमको H1B वीजा पे फीस लगानी है, और बाद में जब अगर ट्रेड की डील्स होती हैं और अगर टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशंस होते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं ये काउंटर स्ट्रेटेजी के फॉर्म में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे। इसको कहेंगे, जैसे मिस्टर जेडी वैंस ने भी ये बोला था अपने विजिट पे कि कहीं आने वाले टाइम पे हम लोग H1B वीजा पे काफी सख्त होने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर थे, जैसे कि एलॉन मस्क हैं और विवेक रामास्वामी हैं, इन्होंने भी अब देखिए कैसे धीरे धीरे दूरी बना ली है जो रिपब्लिकन पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट की, कि कैसे इन लोग ने जब स्टार्टिंग में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के शुरुआती दौरों में इन्होंने जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, बट जैसे जब फार राइट रिपब्लिकन पार्टी की जो रिपब्लिकनिज्म वाली आइडियोलॉजी है जब ये देखने को मिल रही है साफ तौर पे इमिग्रेशन को लेकर, जैसे कि नेशनलिज्म या फिर एंटी नेशनलिज्म को भी लेकर जो भी काउंटर स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अपनी दूरी बनाते हुए चल रहे हैं। तो इस बार हमने ये देखा है कि कैसे एनुअल फीस जो है कंपनी जो हर H1B वीजा होल्डर्स के लिए एक यूएस सरकार को बोला गया है उनकी तरफ से कि $1 लाख जो है एनुअली उनको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे अगर मान लीजिए किसी की सैलरी अगर $2 लाख है, तो उस $2 लाख सैलरी से भी ज्यादा अगर $1 लाख किसी कंपनी को पे करना पड़ रहा है अगर H1B वीजा एग्जाम्पशन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज के हित के लिए भी नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनीज जो है जैसे TCS है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मेटा है, कहीं ना कहीं इन सबको भी प्रॉब्लम सिचुएशन आएंगी, और इसको सॉल्व करने के लिए उनके क्या अगले स्टेप्स होते हैं ये तो हमको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे एक तरह से ये जो हम लोग हफ्ता वसूली कहते हैं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हफ्ता वसूली है, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑर्डर्स हैं वो तो क्लियरली इस बात को दर्शा रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक गोल्डन कार्ड वीजा स्कीम भी निकाली कि जो लोग H1B वीजा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया वो अपने देश छोड़ के हमारे वापस जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको मिलियंस ऑफ $1 मिलियन पे करके भी वो यूएस का वीजा आसानी से ले सकते हैं। तो मुझे कहीं ऐसा देखने को लगता है कि कैसे एक ही मिस्टर प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे डिफरेंशिएट हो रही हैं। कभी डिफरेंशिएट होती हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, कभी अपने ही देश के टेक जायंट्स के लिए अगेंस्ट हो जाते हैं, और कभी इंडिया के टैरिफ वॉर और ट्रेड पॉलिसीज के साथ साथ यहाँ के H1B वीजा को भी फर्क डालते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर H1B वीजा पे ऑर्डर आया तो सबसे ज्यादा इंडिया क्यों परेशान हो रहा है?
क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली इंडिया को एड्रेस किया गया है। रीज़न ये है कि अगर हम टोटल H1B वीज़ा जितने भी साल में जितनी भी हमारे पास एलिजिबल एंट्रीज आती हैं, तो हमने ये देखा कि 72.96% मार्केट शेयर जो H1B वीज़ा का है वो इंडिया का है। बहरहाल अगर हम लोग चाइना का देखें तो चाइना का तकरीबन 12.5% है, कनाडा का 1% है और साउथ कोरिया का 0.9% है। तो दोस्तों आप लोगों को साफ पता चल गया होगा कि कैसे कनाडा के साथ साथ साउथ कोरिया को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाइना, आप सबको पता है कि वो कैसे अपने टैलेंट को रिटेन करने का प्रयास कर ही रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और अगर उनके यहाँ से कोई जाता भी है H1B वीजा लेकर, तो वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख के रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्म में चाइना में ही उल्टा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके उसी प्रोडक्ट को लेस प्राइस पे जनरेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी फर्क पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा। बट इंडिया जैसे 72.6% मार्केट शेयर है H1B वीजा का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बेसिस पे इंडिया को फर्क ज्यादा पड़ने वाला है। अब बिना किसी नाम लिए, जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वीजा एग्जेम्पशंस को लेकर कई सारी अपनी नीतियां जो अनाउंस करी हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर की जो टैक्टिक्स है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की यूएस की, ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म डैमेज की तरफ भी ले जा रही है। अब ये लॉन्ग टर्म डैमेज या तो इंडिया के लिए भी हो सकता है या यूएस के लिए भी हो सकता है, तो समय बताएगा। बट इंडियन के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ कांत जो पहले सीईओ भी रह चुके हैं नीति आयोग के और G20 के शेरपा भी रह चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि ये विकसित भारत के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भले डिजास्टर होगा बट इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक H1B वीज़ा की फ़ी हाइक करके जब हम अपना ब्रेन ड्रेन रोक रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जितने भी इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई और खास तौर पे रोबोटिक्स और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें बिग चेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। कहीं ना कहीं इन सब टेक्नोलॉजीज के जो इनोवेशन वाले फैक्टर हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो यूएस है वो एक रेस में कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ जाएगा और इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको आगे आने के लिए। बट अगर हम लोग इस टॉपिक पे फोकस करते हैं कि ये जो H1B वीजा का रजीम रहा, ये आया ही क्यों था, और इसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस देखें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों ये हमेशा न्यूज में रहता है। जब भी रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो उनके मैनिफेस्टो में हमेशा ये रहता है कि वो H1B वीजा को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये देखो कि H1B वीजा जो है वो कंपनीज को अलाउ करता है कि जितने भी उनके पास टेम्परेरी वर्क वीजा है उसको वो दे सके। और जो टेम्परेरी वर्क वीजा है वो दिया जाता है कोई भी कंपनीज जो हायर करती हैं स्किल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। और कैसे स्किल्ड, जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, बीपीओ या फिर केपीओ वाली इंडस्ट्रीज, एआई बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन सब में काफी हद तक जितने भी स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले डेटा सेट होते हैं उनको फॉरेन प्रोफेशनल्स जो है वो हायर करते हैं थ्रू H1B वीजा। बट ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही मतलब H1B वीजा बस इसीलिए था। बट आप ये देखो कि यूएस की जो पॉलिसीज रही है 1990s, इनफैक्ट आप और पीछे जाओ 1960s से, तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी आप देखो कि जब इन लोगों को जरूरत पड़ती थी, उनके पास वर्कफोर्स का शॉर्टेज था, उनके पास जैसे मान लो शीप हर्डर्स नहीं होते थे, फिर उनके पास टेम्परेरी जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे नहीं होते थे, तो वो हमेशा एक चीप लेबर का रास्ता ढूंढते थे और H1B वीजा को लेकर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करते थे और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से लेबर्स को हायर करते थे, जिससे इनकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला। तकरीबन 1950-60 से स्टार्ट होता है और 1990s जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आते हैं तब तक। लेकिन जैसे जैसे इमिग्रेशन की पॉलिसीज हार्ड लाइनर्स रिपब्लिकन कैंडिडेट जब जीतते हैं और कहीं ना कहीं इमिग्रेशन की पॉलिसीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिला है कि इस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने स्टार्ट हो चुकी थी। अगर हम जैसे टोटल H1B वीज़ा देखते हैं तो उसका जो 65% होता है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स या फिर आईटी प्रोफेशनल्स को लेके, और रिमेनिंग जो 35% होता है उसमें अदर टाइप्स ऑफ स्किल सेट के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी अगर मान लीजिए H1B वीजा के तहत आते हैं और अगर उनको मान लीजिए 3 साल का पहले एक एक्सटेंशन मिलता है, उसके बाद 5 साल का एक एग्जेम्पशन मिलता है, और धीरे धीरे अगर मान लीजिए उनको लगता है कि ये जो स्किल सेट वाले इंडिविजुअल्स हैं काफ़ी मददगार हैं यूएस की इकोनॉमी के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर भी दे दिया जाता है और विद अ वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस। तो इसका मतलब एक तो साफ होता है कि जो वीज़ा के रेगुलेशंस हैं, वीज़ा के एग्जेम्पशंस हैं, वीज़ा की नीड है, ये प्योरली और प्योरली अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन की जो टेक जायंट्स हैं, ये उनकी पॉलिसी है। अब इसमें अगर अमेरिकन टेक जायंट्स की पॉलिसीज के लिए अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट अगर वो इंटरफेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन की क्यों हम लोग अमेरिका को दोबारा नहीं ग्रेड बना पा रहे, क्यों हम लोग अमेरिकन कैंडिडेट्स को हायर नहीं कर रहे, व्हाट इज़ द नीड, हमें ज़रूरत क्या है कि हम इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना और जापान से
इनफैक्ट कनाडा और जर्मनी से भी हम लोग स्किल सेट के प्रोफेशनल्स को हायर करें, तो आखिर ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि बहुत बड़ी हिपोक्रेसी और बहुत बड़ी बड़ी आयरनी ये है कि जो इंडिविजुअल्स H1B वीज़ा पे आते हैं एक्चुअल में जॉब करने के लिए, आप ये देखो कि जो उनकी सैलरी होती है वो तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर कोई अमेरिकन वहाँ पे जॉब कर रहा है। इसका मतलब ये जो नरेटिव चलाया जा रहा है कि जो बाहर के लोगों को जॉब मिल रही है वो अमेरिकन की जॉब खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दैट मीन्स या तो सैलरी बराबर होनी चाहिए थी या फिर सैलरी अमेरिकन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो बाहर से आ रहा है उनकी सैलरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमेरिकन। और ये हमको देखने को भी मिलता है डिमांड और सप्लाई की गैप में। अगर आप एसोचैम, फिक्की या सीआईआई की रिपोर्ट्स भी देखो तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि कैसे जो हमारे H1B वीज़ा पे जो लोग जाते हैं फॉरेन में, कैसे उनके टाइम से पहले ही उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिस बन जाती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ता है अपने देश। और अगर हम ये H1B वीज़ा की बात करें तो अब पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो टोटल जो एंट्रीज आती हैं वीज़ा की एप्लीकेशंस की वो तकरीबन 4.7 लैक्स आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन एक वीज़ा के लिए टोटल 5 एप्लीकेंट्स होते हैं। और इसमें आप ये देखो कि कैसे 85,000 H1B वीज़ाज के लिए एक वीज़ा के लिए 5 एंट्रियाँ आ रही है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए जो जेन्युइन अमेरिकन जॉब्स होती है वो दिया जा रहा है जो बाहर के इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। और अगर ये बाहर के इंडिविजुअल्स को जॉब नहीं मिलती है और अगर ये यूएस के इंडिविजुअल्स को जॉब मिलती है तो वो उस सैलरी पे नहीं मिल रही है जिस सैलरी पे बाहर के लोगों को मिल रही है। इसका मतलब ये जो नैरेटिव है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खराब होते हुए दिख रहा है वहाँ की पार्टीज का। उसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं हार्वर्ड लटनिक और जो जेडी वैंस हैं, उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट पे सवाल उठाए थे इस चीज़ पर कि कैसे भी करके उनको अमेरिका इज फॉर अमेरिकन उनको जॉब देनी है। बट वो कभी भी ये प्रोसेस को समझा नहीं पाए कि वो इस प्रोसेस को कैसे अपनाएंगे इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। उसके साथ साथ अगर हम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन देखते हैं तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं ये वीज़ा का जो मिसयूज़ होता है उस पर काफ़ी हद तक काम कर रही हैं। और मिसयूज़ ऐसे कर रही हैं कि वो जो वर्क के लिए वीज़ाज देती हैं उस पर काफ़ी डिस्काउंट दे रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिकन की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस पॉलिसी को कोर्ट में जाती है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये गिरना तय है। और अगर ये गिरता है तो कहीं ना कहीं ये एक मार्केट फोर्सेस में एक समझ लीजिए एक वेव, साइनस वेव की तरह चलेगा जो कि डिमांड और सप्लाई के गैप को क्रिएट कर सकता है। जैसे आप सेम देखो जब कोविड आया था तो कैसे एक पॉलिसी की वेव चली थी कि जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और सप्लाई चेन ब्रेक होने से जितनी भी कंपनीज होती हैं वो चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, इनफैक्ट China+1 में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो जो ये China+1 होता है कि चाइना के साथ साथ जो बाकी साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इंडिया है। बट एक्चुअल में आप देखो कि ग्राउंड लेवल पे आज से 5 साल हो गए कोविड को, बट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। अगर 1,000 कंपनीज भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने कभी प्रोसेस किया होगा कि हाँ वो किसी और देश में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज होती हैं, किसी भी वीज़ा रेगुलेशंस का कोई टेक जायंट होता है वो इतनी आसानी से इस मार्केट फोर्सेस को डैमेज नहीं करता है, बिकॉज कंपनीज ऑलवेज आर लुकिंग फॉर देयर प्रॉफिट। और अगर उनको प्रॉफिट किसी दूसरी कंट्री के टेकी को हायर करके हो रहा है तो डेफिनेटली वो करेंगी। अगर H1B वीज़ा नहीं होगा तो वो L1 वीज़ा का रेगुलेशंस लेके आएंगे, जैसे कि गूगल है, अमेजन है, इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। इनफैक्ट मेटा ने तो ये भी बोला है कि नो दे आर शिफ्टिंग टू L1 वीज़ा, जहां पर वो अलग नॉर्म्स और अलग पेमेंट के तहत जितने भी हाईटेक इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी इनोवेशन या फिर एआई बेस्ड स्किल्स होती हैं उनको हायर करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली कंपनीज जो यूएस की हैं उनको अपनी जो टेक मोनोपोली है उसको नहीं जाने देना है। और इनफैक्ट आप देखो आज की न्यूज़ है कि कैसे वहाँ पे एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ साथ जितनी एप्पल के जो सीईओ हैं, ट्विटर के साथ साथ सबने इस बात पर प्रोटेस्ट किया है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस पे या तो दोबारा सोचें या फिर उन्होंने कंपनी से बोला है कि वी आर लुकिंग फॉर, मतलब जितने भी लीगल प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत वो हायरिंग तो कंटिन्यू करेंगी, बिकॉज उसके बिना उनकी इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिख रही है। उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि जितनी भी इंडियंस, जैसे 72% मार्केट कैप है H1B वीज़ा में, तो जितनी भी स्किल बेस्ड सेटअप होता है, जितनी भी कोडिंग्स होती है, जितने भी क्राफ्ट्स होते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं यूएस की जो मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं इंडिया से जनरेट होती है। इंडिया के कोडर्स, इंडिया के जो टेक जायंट्स, इसके साथ साथ जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो यहाँ से एमबीबीएस करते हैं और बाहर जाके रेजिडेंशियल डॉक्टर्स बनते हैं या फिर बाहर से ही एमबीबीएस करते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूएस की इकॉनमी देखो तो वहाँ पे तकरीबन 55 to 60% जो
रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो सब बाहर के होते हैं, यस दे आर कमिंग इन H1B वीजा रेगुलेशंस। तो मुझे लगता है कि जिनकी सैलरी ही $55,000 होगी एक साल की, तो वो कैसे $1,00,000 अरेंज कर पाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि जितनी अलग कंपनियां, जैसे JP मॉर्गन ने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो कैसे आप कोर्ट में लेके जाएंगे इस वीजा के रेगुलेशंस को। उसके साथ साथ अब जो बाकी कंपनीज हैं उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया है कि अगर जब तक कोर्ट में जाएंगे, जब तक यूएस कांग्रेस की जो उनके जो रेटिफिकेशन नहीं हो पाती, तब तक उन्होंने ये भी सोचा है कि कहीं ना कहीं कंपनीज जो है वो इनोवेशन या ऑटोमेशन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनोवेशन और ऑटोमेशन पे फोकस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है विद रिस्पेक्ट टू जितनी भी टैक्स सेवी इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाते हुए दिखेगी। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे अमेरिका का जो मॉडल है, इसका जो इकोसिस्टम है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जाने जाते हैं टेको मॉडल के लिए, कि जैसे कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। इसका मतलब ये कि वो हमेशा इन प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करते हैं अपने एग्रीमेंट्स को रेटिफाई कराने के लिए। एक तरह से ये सॉफ्ट साबोटाज होता है, और कहीं ना कहीं इनकी जो सॉफ्ट साबोटाज वाली टेक्निक है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को ही सबसे ज्यादा हैम्पर करने वाली है। आप देखो जितने भी यूएस की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जितने भी इंडियंस या जितने भी अदर जापान, चाइनीज और जो कैनेडियंस हैं, उनके जो स्किल सेट होते हैं, उनसे जो उनकी डिस्कवरीज होती हैं, रिसर्च पेपर ग्रांट्स होते हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स होते हैं, आप ये देखो जितना साइटेशन इंडेक्स होता है वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेकर आप ये देखो कि कैसे यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर हम लोग देखेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ये जो ट्रम्प की जो नीति है H1B वीजा रेगुलेशंस की, ये कहीं ना कहीं यूएस के ही इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाली है। अगर हम इसको ये देखते हैं कि जो मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसी आइसोलेशन में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यूएस एड की पॉलिसीज को भी बंद करवाने का प्रयास किया, जिसमें मिस्टर बराक ओबामा ने भी काफी तक अपनी असहमति जाहिर करी थी। उसके साथ साथ ट्रम्प की जो लॉबिंग है, जितनी भी वहां पर यूएस की, इंडिया की जितने भी लॉबिंग इंटरेस्ट हैं, वो सब भी इस बात से बहुत परेशान है कि कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को भी ये हानि पहुंचेगी। उन्होंने काफी कुछ छोड़कर इंडिया से यूएस में अपना बेस बनाया और यूएस की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी में या टेक बेस्ड इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो यूएस का स्टेप है ये कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट भी है और इंडिया के प्रो के लिए भी। अब ये डिपेंड करेगा कि इंडिया इसको कैसे अपॉर्चुनिटी देखता है और इंडिया ऐसे क्या कदम उठाता है जिससे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट होते हैं वो इस H1B वीजा के रेगुलेशंस को बिना हैम्पर होते हुए भी वो देख लेगा। तो अगर हम लोग इसमें और देखते हैं कि जैसे आप ये देखो कि जो यूएस के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप देखो लगातार यूएस ने इंडिया के लिए काउंटर में कभी वहां पे डिपोर्टेशन किया इमिग्रेशन के लिए, कभी ट्रेड वॉर की धमकी दी है, कभी टैरिफ एग्जेम्पशंस दिए हैं कुछ सेक्टर्स पे, कभी इंडिया पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, रशिया यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट किया है, फिर नॉर्थ कोरिया में भी किम जोंग उन से भी मिले हैं, और इनकी जो भी जैसे थाईलैंड, कंबोडिया में भी इन्होंने ट्रूस का प्रॉब्लम साथ देने का कोशिश किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं ये बहुत ही हाइबरनेट करने वाली हैं। इट इज वेरी मच नी जर्क रिएक्शन, और नी जर्क रिएक्शन मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, और इंडियन और अमेरिकन की जो डिप्लोमेसी है वो नी जर्क रिएक्शन से दोस्तों तो नहीं चलने वाली है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऑफ द टेबल या ऑफ द ट्रैक टू डिप्लोमेसी में भी देकर हमको ऐसे स्टेप्स जरूर ध्यान में देने होंगे कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वापस वैसे ही आए, और इंडिया को कहीं ना कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इसके लिए इंडिया को इसी बार की जो ट्रेड मीटिंग होगी उसमें H1B वीजा को लेकर अपना सख्त रूट अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आगे क्या ये स्टेप जाता है, कैसे यूएस और इंडिया के रिलेशन पे इसका फर्क पड़ता है। देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेती है। थैंक यू।